नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडीवी आरजे पर। तो आज हम फिर से आपके लिए भूगोल की जो नई क्लास है वो लेके आए हैं। तो चैनल से ज़्यादा जुड़ जाएँ और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। अब देखो, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, पूरा उसको देखते नहीं हैं। तो इससे उनको बड़ा ही नुकसान होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में जो सारी बातें वो बताई जाती हैं और उसका कॉन्सेप्ट है वो बीच में छूट जाता है। तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप बीच में क्लास को छोड़कर ना जाएँ। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सारी बातें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और अपने सहपाठियों के साथ में क्या है शेयर करना है, वीडियो को भेजना आगे की तरफ ताकि उनको भी क्या है इसका जो फ़ायदा वो मिल सके, ठीक है? अब लास्ट जो क्लास थी, उस क्लास के ऊपर थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं पहले। लास्ट क्लास थी तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके ऊपर थोड़ी-सी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद में जो हमारा जो अगला पॉइंट है उसके ऊपर हम बातें करेंगे। देखो, हम बात करते हैं लास्ट जो क्लास थी, उस क्लास के अंदर हमने अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, क्योंकि शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके ऊपर तो हमने कब की चर्चा कर ली थी, उसमें रेतीला है, पथरीला है और मिश्रित जो मरुस्थल है उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हमने क्या है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर चर्चा की थी कि अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। तो कौन कौन से भागों के अंदर बांटा गया है देख लेते हैं हम। पहले भाग की हम यहाँ पर बात करेंगे तो पहला जो भाग है वो है हमारा घग्गर का मैदान। कौन सा भाग है? घग्गर का मैदान। दूसरा जो भाग है इसकी बात कर लेते हैं तो शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा जो भाग है उसकी चर्चा कर लेते हैं नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा जो भाग है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन। ये चार भाग हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन। तो इसका आंसर मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पढ़ा था, कुछ ही बच्चों ने कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है इसका आंसर दिया था, जबकि मैंने ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इसका आपको आंसर देना है कि ये जो वर्गीकरण है घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन, ये जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। पर कुछ ही बच्चों ने क्या है इसका आंसर दिया था, बहुत ही अच्छा है। उन बच्चों ने भी क्या है इसका आंसर दिया, तो बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्लास के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो पूछा जाए तो उसका जवाब है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है ताकि हमें पता चल सके कि किस बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और किस बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर है वो गलत दिया है। ठीक है, और अपना जो डाउट है वो भी क्या है आप कमेंट बॉक्स के अंदर रखें ताकि हम उसका सॉल्यूशन है वो आप तक पहुंचा सकें। अब देखो, ये जो बात थी घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी जोई बेसिन, ये जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा? तो डॉक्टर हरिवंश सक्सेना एंड प्रोफेसर ए के तिवारी के द्वारा किया गया। जैसे कि हमने जो पीछे के जो वीडियो हैं उन वीडियो के अंदर हमने देखा था कि डॉक्टर रामलोचन सिंह है, डॉक्टर वीसी मिश्रा है और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए के तिवारी। ठीक है, ये चार व्यक्ति थे जिनके द्वारा राजस्थान का वर्गीकरण किया जाता है। सर्वप्रथम की बात करेंगे तो डॉक्टर वीसी मिश्रा, इसके बाद में डॉक्टर रामलोचन सिंह। तो इन्होंने क्या किया था, इन दो व्यक्तियों ने क्या किया था, राजस्थान का अलग अलग क्या किया था, भौगोलिक वर्गीकरण किया था, यानी अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा था। तो हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए के तिवारी ने भी क्या कहा कि हम भी क्या करेंगे, इनके उप विभाजन करेंगे। ठीक है, तो इनको क्या है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है, इन्होंने भी, किसने? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए के तिवारी ने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लोनी जवाई बेसिन।
अब आगे हम एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे, पहले घग्गर के मैदान के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम नक्शे की बात कर लेते हैं। नक्शे की अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, हम बात करेंगे, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग हम देखते हैं। और ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये है हमारा अर्ध शुष्क। ये तो हो गया हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा हो गया? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और नीचे वाला भाग मैंने आपको जो पिछली क्लास थी उसके अंदर बताया था, ये जो भाग है ये है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो पीछे की भी क्लास है, बन भी देखा करो, क्योंकि पीछे की क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ में सारी बातें मैं थाने बताई नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा के है क्लास पीछे की देखा करो, ताकि के है थारो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, क्लास देखना है। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हो, उन क्लासों के अंदर जाके क्या कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आपको बहुत ही आसान तरीके से क्या है उन क्लासों के अंदर बताया गया सब कुछ। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश दो भागों के अंदर बांट दिया, और दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके ऊपर हमने सारी चर्चाएं वो कर ली थी, और इसके ऊपर हम वर्तमान के अंदर चर्चा अभी चल रही है हमारी। अब हम बात करते हैं कि ये जो रेखा है, इस रेखा के बारे में भी मैंने क्या है कल क्लास के अंदर बताया था। ये कौन सी रेखा है? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि क्या करती है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो बराबर भागों के अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को क्या करती है, दो बराबर भागों के अंदर बांटती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को क्या करती है, दो बराबर भागों के अंदर बांटती है। पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। वैसे हम अगर बात करेंगे कि राजस्थान को बराबर दो भागों के अंदर बांटने वाली रेखा है वो कौन सी है, तो वो है हमारी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि किसके सहारे सहारे? अरावली के सहारे सहारे, अरावली के सहारे सहारे है। कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, जो कि क्या करती है, राजस्थान को बराबर दो भागों के अंदर क्या करती है, बांटती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद देखो हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम, और ये जो पहला जो भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो मैप के ऊपर देखो, फिर से हम मैप के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं इसे, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे हम। ये राजस्थान का मैप है इस प्रकार से, और ये हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और ये जो भाग हो गया ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इसके अंदर ये जो ऊपर वाला ये जो भाग है यहाँ तक, इसको घग्गर का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। इसके बाद ये जो भाग है, यहाँ तक का जो भाग है, वो भाग कहलाता है शेखावाटी प्रदेश। कौन सा भाग कहलाता है? शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद में ये जो अगला भाग है ये कहलाता है आगे का तरफ नागौरी उच्च भूमि। अगला जो नेक्स्ट भाग है वो क्या कहलाता है? नागौरी उच्च भूमि, उच्च भूमि। इसके बाद में नीचे वाला ये जो भाग है वो कहलाता है लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप कि कौन कौन सा भाग है वो किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो भाग है ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं ऐसे इसको, ये है हमारा सारा पूरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके अंदर अलग अलग भाग हैं। ये शेखावाटी प्रदेश है, ये हो गया हमारा घग्गर का मैदान, ये यहाँ पर बात करेंगे तो हम नागौरी उच्च भूमि, और नीचे वाले की बात करेंगे तो हम लोनी जवाई बेसिन। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो घग्गर के मैदान के बारे में जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब आगे हम बात करते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है, इसके अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो घग्गर का मैदान है उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। घग्गर का मैदान, अब जो घग्गर का मैदान है उसको हमने डायग्राम के ऊपर देख लिया है। फिर से हम डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से।
अगर आपको नक्शा नहीं बनाना आ रहा है तो आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, नक्शा बना सकते हैं। और ये हो गया हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और इस प्रकार से हो गया हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो भाग है ये है घग्गर का मैदान। कौन सा भाग है? घग्गर का मैदान। तो आपको बताना है घग्गर के मैदान में सबसे ज्यादा जो अधिकता वो किसकी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जल्दी से जल्दी बताएं कि घग्गर के मैदान के अंदर जो सर्वाधिक जो मात्रा है वो किसकी पाई जाती है। जल्दी से बताना आपको कमेंट बॉक्स के अंदर किस तत्व की मात्रा है वो सबसे ज्यादा इस घग्गर के मैदान के अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, देखो इसके अंदर बात कर लेते हैं तो जो पोटास है, पोटास की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। हम भारत की बात करेंगे तो भारत का ये एक ऐसा स्थान है जहां पर क्या है, सबसे ज्यादा भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर पोटास की जो मात्रा है वो पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो घग्गर का मैदान है। तो इस घग्गर के मैदान के अंदर क्या है, भारत में, भारत में पहले स्थान के ऊपर पोटास की जो मात्रा है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो घग्गर के मैदान के अंदर पाई जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो घग्गर के मैदान के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो घग्गर का जो मैदान है, घग्गर का मैदान है ये कौन कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित है, तो हम बात करेंगे घग्गर, घग्गर नदी, सतलज नदी, सतलज, घग्गर सतलज व वैदिक सरस्वती, वैदिक सरस्वती नदियों के द्वारा, वैदिक सरस्वती नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित ये मैदान है, लाई गई मिट्टी से निर्मित, निर्मित यह मैदान है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर घग्गर का मैदान है वो कौन कौन सी नदियों से लाई गई मिट्टियों से निर्मित है, तो हम बात करेंगे घग्गर है, सतलज है, वैदिक सरस्वती है। ये जो नदियां हैं ये इस घग्गर के मैदान के अंदर क्या है, प्राचीन समय के अंदर बहती थी। ठीक है, अब आपको पता है कि घग्गर नदी तो आज आ रही है, पर सतलज नदी और वैदिक सरस्वती नदी है ये क्या है, लुप्त हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर इस जो क्षेत्र था, तो नदियों का आपको पता है कि नदी आती है मिट्टी लाती है, नदी आती है मिट्टी लाती है, तो यह महासागर तक तो पहुंच नहीं पाई। ठीक है, ये महासागर तक तो पहुंच नहीं पाई। अगर ये नदियां महासागर पहुंच जाती तो आज ये तगड़ा इलाका होता, नदियों वाला इलाका होता। ठीक है, यहाँ पर अच्छी नदियों के द्वारा क्या है होती, सिंचाई होती, और यहाँ पर क्या है जो मैदान है, जो भूमि है वो भी क्या है अत्यधिक उपजाऊ होती। पर यहाँ पर आज हम बात करेंगे ये घग्गर नदी है वो भी क्या है, महासागर तक नहीं पहुंच पाती है। अपना जो जल है वो बीच में ही क्या कर देती है, जो भूमि है इसके अंदर क्या कर देती है, विलीन कर देती है। तो हम बात करेंगे घग्गर सतलज व वैदिक सरस्वती नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित ये क्या है, मैदान है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि इसका जो विस्तार है, तो विस्तार की बात करेंगे तो गंगानगर, गंगानगर व हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़ में विस्तृत है, गंगानगर व हनुमानगढ़ में विस्तृत है। ये घग्गर का मैदान है ये कहाँ पर विस्तृत है, तो गंगानगर व हनुमानगढ़ के अंदर विस्तृत है। और नए जिलों के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो अनूपगढ़ जिले का कुछ भाग, अनूपगढ़ जिले का जो भाग है वो भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। ठीक है, तो नए जिलों के अकॉर्डिंग गंगानगर व हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ ये तीनों क्या है इसके अंदर शामिल होंगे। पुराने जिले गंगानगर हनुमानगढ़, नया जिला कौन सा आ जाएगा इसमें, जो अनूपगढ़, गंगानगर को तोड़कर बनाया गया है अनूपगढ़, वो क्या हो जाएगा इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से घग्गर के मैदान के अंदर हम बात करेंगे पोटास की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। भारत के अंदर आपको पूछ लिया जाए सर्वाधिक पोटास वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ है, तो आपको बताना है घग्गर का मैदान। ठीक है, तो घग्गर के मैदान के अंदर इसके बाद में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी, तो हम प्राचीन समय की बात करेंगे तो घग्गर नदी, सतलज नदी व वैदिक सरस्वती नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, इस मिट्टी से निर्मित ये क्या है, घग्गर का मैदान है।
जिलों के अंदर विस्तृत होने की अगर चर्चा करेंगे तो गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के अंदर क्या है, ये विस्तृत है पुरानी जिलों के अकॉर्डिंग। और अब नया जिला इसके अंदर ऐड कौन सा हो गया है, तो अनूपगढ़ इसके अंदर क्या हो गया है, ऐड हो गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं चतुर्थक महाकल्प। चतुर्थक महाकल्प, चतुर्थक महाकल्प के अंदर हम बात करेंगे। चतुर्थक महाकल्प में हिमालयी नदियों से निर्मित, चतुर्थक महाकल्प में हिमालय नदियों से क्या है, निर्मित। तो आप कहोगे सर हिमालय की नदियां तो यहाँ पर आती नहीं है, ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे प्राचीन समय की बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चतुर्थक महाकल्प। जो महाकल्प आपको बताए थे, प्रथम महाकल्प, द्वितीय महाकल्प, तृतीय महाकल्प, चतुर्थक महाकल्प। अब चतुर्थक महाकल्प में भी अगर हम युग की बात करेंगे तो टर्सरी युगीन काल, टर्सरी युगीन काल या टर्सरी जो युग है, इस युग की हम चर्चा करते हैं। टर्सरी युग है वो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर हिमालय की जो नदियां हैं वो इस क्षेत्र के अंदर बहती थी, जो कि आज क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। अगर यही हिमालय की नदियां इस क्षेत्र के अंदर बहती तो आज ये क्षेत्र बहुत ही क्या है, उपजाऊ मैदान होता, इसके अंदर उपजाऊ मिट्टी है वो होती, ठीक है। लेकिन ये नदियां हैं वो हिमालय तक नहीं पहुंच पाई और कहां पर विलीन हो गई, जो धरातलीय भाग है, इस धरातलीय भाग के अंदर क्या है, विलीन हो गई। नदियां आई मिट्टी लाई, नदियां आई मिट्टी लाई, इस प्रकार से मिट्टी का क्या है वहां पर जमाव करती गई, जिससे कि क्या है, घग्गर का जो मैदान है इसका क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, घग्गर नदी के तल को नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। नाली या पाट कहा जाता है, नाली या पाट कहा जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि घग्गर नदी का जो तल है उसे क्या कहा जाता है, नाली या पाट कहा जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। एक बात है वो और लिख देता हूं, वर्तमान समय में, वर्तमान में सिंचाई है वो किससे होती है, तो गंग नहर व आईजीएनपी, यानी इस क्षेत्र के अंदर वर्तमान के अंदर जो सिंचाई है वो किससे होती है, तो गंग नहर से होती है। और किससे होती है, आईजीएनपी से होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से क्या हो रही है, यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, घग्गर का मैदान है, इस घग्गर के मैदान के अंदर गंग नहर व आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा क्या हो रही है, इस क्षेत्र के अंदर क्या हो रही है, सिंचाई हो रही है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे चलते हैं, हम आगे बात करेंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार फिर से देखेंगे घग्गर का जो मैदान है, इसकी जो खास बातें इसके बारे में जानते हैं। तो घग्गर सतलज व वैदिक सरस्वती नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित ये क्या है, मैदान है, घग्गर का मैदान। गंगानगर व हनुमानगढ़ में विस्तृत है। नए जिलों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अनूपगढ़ इसके अंदर शामिल हुआ है अभी। चतुर्थक महाकल्प में हिमालय नदियों का यहाँ पर प्रवाह था। अगर आज भी इन हिमालय नदियों का प्रवाह इस क्षेत्र के अंदर होता तो ये क्षेत्र बहुत तगड़ा होता, यानी यहाँ पर क्या है, घग्गर के मैदान के अंदर जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ होती, सिंचाई के लिए क्या है, अनेक प्रकार के जो साधन है वो यहाँ पर उपलब्ध होते, ठीक है। तो चतुर्थक महाकल्प जिसकी बात करेंगे, टर्सरी युगीन जो कालीन जो युग है वो इसके अंदर शामिल है। घग्गर नदी के तल को क्या कहा जाता है, तो नाली या पाट कहा जाता है। वर्तमान में सिंचाई की बात करेंगे तो गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर क्या की जा रही है, सिंचाई की जा रही है। अब देखो आगे चर्चा करते हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो हम कर रहे हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तब हम क्या है, अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो आपके लिए लेके आएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। अब देखो आगे, यानी ये जो क्षेत्र है सार्वधिक
सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ये जो घग्गर का मैदान है इसकी हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये जो क्षेत्र है ये क्या है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। अब जो घग्गर का मैदान है, घग्गर का मैदान, इस घग्गर के मैदान को हम दो भागों के अंदर बांटते हैं, यानी इसके भी क्या है? दो उप भाग है, जिसके अंदर हम बात करेंगे। पहला है नौहर भादरा का मैदान, नौहर भादरा का मैदान, और दूसरे की अगर हम चर्चा करेंगे तो वो है गंगानगर का, गंगानगर का मैदान। ये क्या है? ये जो घग्गर का मैदान है इसके क्या है? उपभाग है। इसके क्या है? उपभाग, यानी इसके उपभाग कर दिए। गंगा जो सॉरी ये घग्गर का जो मैदान है, इस घग्गर के मैदान के क्या कर दिए? दो उपभाग कर दिए, जिसके अंदर पहला जो भाग है वो कौन सा है? नौहर भादरा का मैदान, और दूसरे की बात करेंगे तो कौन सा है? गंगानगर का मैदान। ठीक है, तो ये भाग क्या है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र के बाद में क्या है? घग्गर के मैदान की क्या है? उपभाग कर दिए, जिसके अंदर पहला जो भाग है वो नौहर भादरा का मैदान और दूसरा है वो गंगानगर का मैदान इसके अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद में देखो हम सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र होने के कारण, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर लवणीयता की समस्या, लवणीयता की जो समस्या है वो किस प्रकार से आती है यहाँ पर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम देखो ये जो लवणीयता की जो समस्या है ये यहाँ पर किस प्रकार से आती है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो ये जो भाग है इसी में जो हम सेम की समस्या है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ये भाग है और इस भाग के अंदर क्या है? हमने फसल को उगा रखी है, यानी ये पौधे हैं। ये क्या है? पौधे हैं। अब आप क्या करते हो? इस क्षेत्र में सिंचाई करते हो, सिंचाई करते हो तो इसमें पानी कौन कौन पिएगा? पौधे हैं वो पिएंगे पानी को। ठीक है, सूर्य है वो भी पिएगा पानी को। ठीक है, पौधे पिएंगे पानी को, सूर्य है पिएगा, और भूमि है वो भी क्या है? पानी को पिएगी। यानी पौधे भी पिएंगे, कुछ सूर्य है वो क्या करेगा? पानी को जो वाष्प बन के उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, यानी पिएगा, और भूमि भी क्या करेगी? कुछ पानी को पिएगी। ठीक है, तो आप क्या करते हो? इस भाग के अंदर सिंचाई करते हो, इस प्रकार से आपने सिंचाई की। ठीक है, कुछ पानी पौधों ने पिया, कुछ पानी सूर्य है वो क्या है? सूर्य नहीं, सूर्य की जो उष्मा है वाष्प बन के ऊपर उड़ के चला गया, और कुछ पानी है वो क्या है? धरातलीय भाग के अंदर क्या है? इस प्रकार से धरातलीय भाग यानी भूमि ने क्या कर लिया? पी लिया, इस प्रकार। ठीक है, अब देखो आप क्या है, फिर से आपने क्या की? सिंचाई की। फिर से क्या किया? पौधों ने कुछ पानी पिया, सूर्य ने कुछ पानी पिया, और भूमि ने कुछ पानी पिया, और फिर से क्या है? नीचे की तरफ यही प्रक्रिया क्या चलती रहती है। आपने सिंचाई की, सूर्य ने पानी पिया, पौधों ने पानी पिया, और भूमि ने पानी पिया। तो इस प्रकार आप जब सिंचाई करते जाते हो तब क्या है? सिंचाई करते जाते हो तब नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ जो जल है वो क्या है? भूमि क्या है? भूमि के अंदर जल है वो इकट्ठा होता जाता है, और इस प्रकार से आप सिंचाई करते जाते हो। भूमि के नीचे पानी जमा होता जाता है, सिंचाई करते जाते हो, भूमि के पानी, भूमि के नीचे क्या है? पानी है वो जमा होता जाता है, और नीचे की तरफ क्या है? इस प्रकार से कोई चट्टान आ जाती है। नीचे की तरफ क्या है? इस प्रकार से क्या आ जाती है? मान लो एक चट्टान आ जाती है, इस प्रकार से एक चट्टान आ जाती है। ठीक है, जिप्सम की जो चट्टान है वो नीचे की तरफ आ जाती है। अब आपको पता है कि यहाँ पर भूमि के नीचे वाले भाग है, इस नीचे वाले भाग के अंदर जैसे कि अनेक प्रकार के खनिज तत्व है, लोहा, लोहे के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में फास्फोरस,
ठीक है। इसके बाद में कैल्शियम, इस प्रकार के जो तत्व है वो पाए जाते हैं। अब आपने क्या किया है, यहाँ पर यहाँ पर आपने सिंचाई की है, अत्यधिक सिंचाई के कारण यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, ये जो पानी इकट्ठा हो गया। अब पानी के अंदर से ये जो तत्व है, खनिज जो लवण है, वो खनिज लवण क्या है, ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इस वाले भाग के अंदर क्या है, आ जाते हैं। इस भाग के अंदर क्या है, आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जल स्तर है वो ज्यादा हो गया और नीचे की तरफ क्या आ गई, चट्टान आ गई। तो आप जैसे जैसे क्या करोगे, ऊपर की तरफ सिंचाई करते जाओगे, वैसे वैसे क्या है, पानी यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ती जाएगी और पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ने से ये जो खनिज लवण है वो क्या होंगे, धरातलीय भाग पर यहाँ पर आ जाएंगे। धरातलीय भाग पर क्या है, यहाँ पर आ जाएंगी। और जैसे ही क्या है, जैसे ही पानी है वो धरातलीय भाग से सूखेगा, तब ये धरातलीय भाग की ऊपरी परत के ऊपर ये खनिज लवण क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ये खनिज लवण क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आप ऐसा थोड़ी करोगे, पौधे की जड़ तो ऊपर कर दोगे और उसका तना है वो नीचे कर दोगे, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, क्योंकि जड़ों से क्या है, उसको पोषण मिलता है। तो जड़ ऊपर कर दोगे तो क्या है, नीचे तना थोड़ी करोगे आप, नीचे तना नहीं कर सकते, जड़ तो नीचे रहेंगी। ठीक है, तो इनको पोषण किस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि खनिज लवण है वो तो ऊपर आ गए, खनिज लवण तो क्या है, यहाँ पर ऊपर आ गए। ठीक है, अब क्या इनको नीचे वापस भेजने की कोई प्रक्रिया, हाँ, जिप्सम, जिप्सम का छिड़काव करने से ये क्या है, जो खनिज लवण है ये धरातलीय भाग पर जमा हो गए, ये वापस क्या है, नीचे क्या है, धरातल के आंतरिक जो धरातलीय भाग है, इस धरातलीय भाग के यहाँ पर क्या है, वापस से आ सकते। ठीक है, तो ये कारण है कि जिप्सम क्या है, जिप्सम की परत धीरे धीरे नीचे क्या हो जाती है, ज्यादा जिप्सम का उपयोग करने से धीरे धीरे नीचे ये जमा हो जाती है। तो ये नुकसानदायक भी है और ये फायदेमंद भी, नुकसानदायक भी है और क्या है, फायदेमंद भी। ठीक है, तो इस प्रकार से, जैसे मैं एक बाल्टी लेता हूं, ये जग है, बाल्टी है यहाँ पर मेरे पास, और इस बाल्टी के अंदर यहाँ पर मैंने कुछ हल्का सा क्या भरा है, भूसा भरा है, हल्का सा क्या भरा है, भूसा, घास वगैरह आता ना, हाँ, जो हल्का होता है एकदम से भूसा, उसको भूसा बोला जाता है। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर दी है, मिट्टी, यहाँ तक क्या भर दी है, मिट्टी भर दी है, और इसके अंदर मैंने क्या भर दिया है, पानी भर दिया है, यानी मिक्स कर दिया, मिश्रण कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको हाथ डाल के क्या करना है, इसको मिलाना है। इसको मिला दोगे तो ये जो भूसा है जो हल्का है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही पानी नीचे की तरफ जाएगा और मिट्टी यहाँ पर जमा होगी, तो ये भूसा कहाँ पर जमा हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा। क्या ये भूसा वापस नीचे जाएगा, नहीं, नीचे वापस नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि हल्का होने के कारण ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी सतह के ऊपर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो खनिज लवण है वो कहाँ पर जमा हो जाएंगे, यहाँ पर धरातलीय भाग के ऊपर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जैसे कि क्या है, इसकी जो लवणता है, लवणता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लवणता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और यहाँ पर लवणता की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा आती है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पर ये भाग है, पानी सूख जाता है और कभी कभी पानी नहीं सूखता है और भाग है वो क्या बन जाता है, दलदली बन जाता है। भाग क्या बन जाता है, दलदली, यानी हम बात करेंगे लवण प्लस दलदली जो भाग बन जाता है वो क्या होती है, सेम की समस्या होती है, सेम की समस्या, सेम की समस्या होती है। और सेम की समस्या का मैंने बताया आपको, जिप्सम का उपयोग, जिप्सम का उपयोग क्या है, फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी, क्योंकि जैसे ही हम क्या ज्यादा जिप्सम का उपयोग करते हैं तो ये नीचे वाले धरातलीय भाग के अंदर एक परत के रूप में जमा हो जाती है, फिर नीचे की तरफ पानी का क्या नहीं होता है, रिसाव है वो नहीं होता है। तो ये नुकसानदायक भी है और फायदेमंद भी। तो घगर के मैदान के अंदर हम बात करेंगे, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, लवणीयता की बात हमने कर ली कि लवणीय जो भूमि है वो किस प्रकार से यहाँ हो जाती है। सेम की जो समस्या है वो क्या है, दलदली जो भाग है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा सिंचाई करते हैं और पानी ऊपर की तरफ धरातली भाग के ऊपर क्या है, पानी की वजह से ये क्या है, दलदल वाला क्षेत्र, यानी मिट्टी प्लस पानी
यानी दलदल क्षेत्र बन जाता है, उसको क्या है, सेम की समस्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज घग्गर के मैदान के बारे में जाना। इसके बाद में हम अगले वीडियो के अंदर क्या है, शेखावाटी प्रदेश के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।